जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। अनुच्छेद 32 का संबंध किस भाग से? तो हम जानते हैं कि भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के बारे में बात कहा गया और मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आता है। तो यहीं पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इसके संदर्भ में क्या क्या चीज़ें हमें जानना है वो हम देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 32 है सबसे पहले, तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? संवैधानिक उपचारों के सिद्धांत को संविधान की आत्मा का है। तो ये चीज़ पहला ध्यान रखना है। और बात यहाँ पे 32 की जा रही है, तो 32 के तहत मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट 32 के अकॉर्डिंग, और जबकि हाई कोर्ट जो होते हैं वो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है। अब एक प्रश्न और याद रखिए, जब यहाँ पे भाग 3 की जा रही है तो भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार संबंधित है और मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। जब ये लागू हुआ था उस वक्त मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 6 मौलिक अधिकार है। तो हटा कौन? तो आप सभी को पता है कि 1978 में जो कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार के सूची से हटा करके उसको कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया, जो कि अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, 300 के क के अंतर्गत रखा गया। तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर ही आधारित है। और साथ ही साथ प्रश्न ये पूछाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत ने किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया था? तो दूसरे पंचवर्षीय योजना में अपनाया था, ये चीज़ याद रखिएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जो कि 1956 से लेकर के 1961 तक, 56 से लेकर के 1961 तक। और साथ ही साथ दूसरी पंचवर्षीय योजना पर भारी उद्योगों पर विशेष जोर दिया गया था, जिसके अंतर्गत कई सारे जो कि प्लांट लगाए गए थे। आप इनको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरगाही जो कि कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी के चालुक्य वंश के अधीन और उत्तरी दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सम्मिलित मिश्रण हुआ है। वीडियो अगर आपको पसंद आए, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, ताकि आपको रोजाना इसी तरह की कंटेंट देखने को मिलती रहे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर आपका बन जाएगा पट्टडकल। ठीक है, पट्टाडकल जो होता है वो एक प्रकार का कला है, जो कि ये 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारतीय वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण है। इसके संदर्भ में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मालप्रभा नदी के तट पर स्थित यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य वास्तुकला की समृद्धि का एक वसीयतनामा है और अपने जटिल छेनी वाले मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। हम्पी और पदकल जो है कर्नाटक के 2 सबसे महत्वपूर्ण विश्व विरासत शहर है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि लोएस पठार कहाँ स्थित है? लोएस जो पठार है वो कहाँ स्थित है? लोएस पठार पड़ता है चीन के अंतर्गत। चीन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। अब ये लोएस पठार क्या होता है, लोएस मैदान क्या होता है, हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि लोएस पठार को एक और नाम से जानते हैं हुआंगतू। ठीक है, हुआंगतू पठार चीन की पीली नदी के उत्तरी और मध्य भागों में विस्तृत एक पठार है। लोएस जो होता है एक प्रकार का बारीकी रेतीली मिट्टी को कहते हैं, जिसे आंधियों ने युगों की काल में इस पठार पर बिछा दिया है। सिंपल सी भाषा आप ये समझिए कि जो हवाओं के द्वारा धूल और मिट्टी के जमा होने से जो पठार बनते हैं उसी को लोएस पठार या फिर लोएस मैदान के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? तो ये काम किया जाता है किसके द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ साथ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में तो आप जानते हैं, आरबीआई के बारे में यंग हेल्टल समिति की सिफारिश पर 1935 में इसका गठन किया गया, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और ओस्बॉर्न स्मिथ इसके सबसे पहले जो कि गवर्नर थे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम लोग CSO के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2 मई। ठीक है, 2 मई, ध्यान रखिएगा, 1951 में, 2 मई 1951 में, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंतर्गत पड़ता है, न्यू दिल्ली में स्थित है।
तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए गए, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा जोड़ा गलत है। समाचार पत्र आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि डेफिनेटली फिक्स होता है कि आपके एग्जाम्स में ये एसआई का जो सिलेबस है उसमें आपका समाचार पत्र एक है, कंपलसरी है। तो समाचार पत्र को अच्छे से रट जाइएगा। देखिए, मौलाना आज़ाद के द्वारा अल हिलाल, अल विलाल, ये सभी इनके द्वारा लिखा गया। लोकमान्य तिलक ने केसरी और मराठा भी लिखा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेशनल हेराल्ड, ये बिल्कुल सही है। लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा ये गलत है। महात्मा गांधी के द्वारा ये गलत है, क्योंकि रॉबर्ट, इनका संबंध जो होता है, जो द पायनियर है, ये द पायनियर एक अंग्रेजी अखबार था जिसको रॉबर्ट नाइट ने स्टार्ट किया था। तो ये महात्मा गांधी के संबंध में गलत है। इंडियन ओपिनियन कहता तब महात्मा गांधी सही हो सकता था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो कि गलत है। देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया, जैसे कि मौलाना आज़ाद अल हिलाल, लोकमान्य तिलक केसरी और मराठा हो गया, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड हो गया। पायनियर समाचार पत्र के संस्थापक जो थे, संपादक थे रॉबर्ट नाइट। ठीक है, रॉबर्ट नाइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अखिल भारतीय किसान सभा कब और कहाँ गठित हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा जो है वो कब और कहाँ गठित हुई थी। तो इसका गठन हुआ था 1936 में लखनऊ में, 1936 में लखनऊ में। और इसके संदर्भ में 2-3 पॉइंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। देखिए, अच्छे से समझिएगा। अप्रैल 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। किसान संघ की स्थापना 1935 में हुई थी, अप्रैल 1935 में। इसी वर्ष एनजी रंगा और अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर के एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई। अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। तो यहाँ से आपने 2-3 चीज़ें देख लिया। सबसे पहले तो किसान संघ की स्थापना हुई थी अप्रैल 1935 में, और इसके सभी नेताओं ने अखिल भारतीय किसान सभा संगठित करने की योजना बनाई, जो कि आगे चल करके 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। ठीक है, और इसके संदर्भ में और भी पॉइंट्स है जो कि जानना है, जैसे इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रथम महासचिव कौन थे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, और तथा प्रोफेसर एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जाता है। शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जाता, यानी हम सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं कि जो निम्नलिखित में से आप यहाँ पे देख रहे हैं, मोती मस्जिद, किला कोहना मस्जिद, जमा मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है जो कि शाहजहां के समय में निर्मित नहीं था या फिर उनके समय से संबंधित नहीं था। तो दिल्ली ये कोहना मस्जिद का संबंध शाहजहां से नहीं है, ये सिरसा सूरी से है। इसलिए यहाँ पे बी पॉइंट्स को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बी यहाँ पे गलत है। ठीक है, किला एक कोहना मस्जिद दिल्ली में स्थित है, जो कि सिरसा से संबंधित है, सॉरी सिरसा सूरी से संबंधित है, ना कि शाहजहां से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस संकेतकों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो HDI जो है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति पूंजी आय। यहाँ पे सामाजिक असमानता के संदर्भ में इसमें कोई भी चर्चा नहीं होता है, इस वजह से डी यहाँ पे गलत होगा, डी नहीं है। सबसे पहले HDI जो है 1990 में, HDI 1990 में UNDP के द्वारा ये जारी किया जाता है, बनाया गया था। इसके जो प्रस्तावित करता थे महबूबुल हक के साथ साथ अमर्त्य सेन थे। ठीक है, अगला है कि जनवरी 2023 में किस शहर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया, बताइए कि किस शहर में। तो चंडीगढ़ यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। अगला है कि 28 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या कर दिया। मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या कर दिया। 28 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने, राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया, अमृत उद्यान कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है कि भारत में शासन करने वाले शासकों का कालक्रम क्या होगा, सही कालक्रम क्या होगा। देखिए, ये काफ़ी अच्छा है, आप इसको अच्छे से ध्यान समझिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें
तो चारों शासकों पर नज़र डालें तो शेरशाह सूरी को देखते हैं। शेरशाह सूरी सबसे पहले ऑप्शंस में दिख रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो शेरशाह सूरी के संबंध में आपको पता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1486 में हुआ था। 1486 में, यानी सिंपल सी भाषा हम 15वीं शताब्दी रखते हैं, तो 15वीं शताब्दी ये हो जाते हैं, ठीक है। और अकबर की बात करते हैं तो अकबर का संबंध हो जाता है 17वीं शताब्दी, यानी 16वीं 17वीं शताब्दी में इनका संबंध था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी हम जानते हैं कि इनका संबंध जैसे 1200 से, आपको पता है कि 1200 लास्ट में देखने को मिलता है, यानी 13वीं शताब्दी से मिलता है, तो 13वीं शताब्दी इनको रखते हैं 3 नंबर 13वीं शताब्दी। और इल्तुतमिश का संबंध तो आपको पता ही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के ये गुलाम थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक अपने शासन किया था और इसके अंतर्गत गुलाम थे, तो इनका संबंध भी 13वीं शताब्दी में, लेकिन इल्तुतमिश के बाद खिलजी था। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, क्योंकि गुलाम वंश के बाद ना खिलजी वंश आया था, तो 4 के बाद 3 और उसके बाद 1 और उसके बाद 2, यानी 4 3 1 2 कहाँ पर है, 4 3 1 2, ये आपका बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 20 का संबंध किससे है। भारतीय संविधान का भाग 20 जो है वो किससे संबंधित है। तो 20 को मतलब स और स समान दिख रहा है ना, स और स, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन, स और स संविधान में संशोधन, तो ये करेक्ट होगा ऑप्शन ए। संशोधन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका संविधान से, जो कि आर्टिकल 368 के तहत संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश करता है और धान और गेहूं के लिए मूल्य जारी करता है। बताइए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है और साथ ही साथ धान और गेहूं के मूल्य जारी करता है, तो राइट आंसर होगा कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कि पंचशील की मुख्य विशेषता क्या थी। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या थी। देखिए सबसे पहले अगर पंचशील जब भी नाम आता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज़ आता है कि पंचशील समझौता कब हुआ था। तो पंचशील समझौता डेट के साथ याद रखना, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब भी अब आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे डेट कंपलसरी याद रखना। 29 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित था। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। और हम जानते हैं कि हमारे संविधान पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो इसी अधिनियम का पड़ा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। और समवर्ती सूची की बात करते हैं तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया। निम्नलिखित में से कहाँ सैम्पेन जनजाति पाई जाती है। सैम्पेन या फिर सोम्पेन कहीं के लिखता है, तो सैम्पेन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। सैम्पेन जनजाति ऑप्शन हम देखिए, अगर ऑप्शंस में अंडमान निकोबार दोनों रहता तो उसको टिक करेंगे, या फिर अगर अंडमान अलग ऑप्शंस, निकोबार द्वीप समूह अलग ऑप्शंस हो तो ध्यान रखिएगा निकोबार द्वीप समूह ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो सैम्पेन जनजाति है वो निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, जबकि जो कि जारावास होता है और ओंगस एक जनजाति होती है वो अंडमान में पाई जाती है। तो सैम्पेन स्पेशल आपका निकोबार द्वीप समूह होगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा ऑप्शंस में क्या दिया गया। अगर दोनों दिया हो अलग अलग ऑप्शंस में तो आपको निकोबार पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे किस खुशी में, तो शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने शकों के पराजित करने के पश्चात चांदी के सिक्के को जारी किया था, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरी तरफ राज्य, तो मैच करिए, देखिए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। मैंने अपने इस चैनल पे करीब बहुत पहले की बात है, 1 से 2 साल पहले हो गया, जब आपका 2446 वैकेंसी चल रहा था, तब मैंने राष्ट्रीय उद्यान और साथ ही साथ राज्य के संबंध में 2 वीडियो बनाए, और वो दोनों वीडियो में
ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं राष्ट्रीय उद्यान और राज्य के संदर्भ में, जो कि जनरली आपको इधर उधर देखने को नहीं मिलता है। तो आप उन दोनों वीडियोस को मैं रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा राष्ट्रीय उद्यान ऑनलाइन स्टडी जोन, आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएगी। चलिए इसको देख लेते हैं। पन्ना जो है, पन्ना का संबंध हो जाता है मध्य प्रदेश के साथ, पन्ना मध्य प्रदेश। तो फर्स्ट का 3 के साथ कहाँ पर मिल रहा है? फर्स्ट का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी अगर बी मिल जाता है जिसमें भी वही सही आंसर होगा। तो बी हम जानते हैं, अंसी जो है वो कर्नाटक के अंतर्गत है, अंसी कर्नाटक के अंतर्गत। तो बी का 4 के साथ, तो बी का 4 कहाँ पे? राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। लेकिन बाकी को भी देख लेते हैं। जैसा शिकारी देवी जो है ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश, और मरीन हम गुजरात में देखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। तो पहला पॉइंट है कि अग्नेय चट्टानों की संरचना में सामान्य रूप से क्रिस्टलीय होता है। ये पॉइंट्स गलत है, क्रिस्टलीय नहीं होता है। इसके बाद सेकंड है कि वे परतों में होते हैं और जीवाश्म में सहित होते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वे परतदार तो होते हैं लेकिन जीवाश्म उसमें नहीं होता है। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो गया। इसके बाद देखिए इन चट्टानों में सिलिका नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स भी बिल्कुल हम यहाँ पे कहेंगे कि ये सही है, इसमें सिलिका नहीं होता, ये सही है, सिलिका इसमें नहीं होता है। तो केवल और केवल हम ऑप्शन डी पे जाएंगे, केवल एक सही है। अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। अग्नेय चट्टानों अग्नेय चट्टान जो होता है, जिसको इग्निशियस रॉक के नाम से जानते हैं, पिघले हुए गर्म पदार्थ से बनी होती है, इसलिए अत्यधिक कठोर और ठोस होती हैं। ये रवेदार होती हैं और रवे जो होते हैं यानी क्रिस्टल की संख्या का आकार निश्चित नहीं होता है। सामान्यतः अंतर्भेदी चट्टानें बड़े रवे वाली होती हैं, जबकि बाहरी जो चट्टानें होती हैं वो छोटे छोटे रवे में पाई जाती हैं। इनमें परतें नहीं होती हैं, इनमें परतें नहीं होती, लेकिन एक चट्टान में अनेक जोड़ हो सकते हैं। इन चट्टानों में जैविक अवशेष यानी जो फॉसिल होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। साथ ही साथ अग्नेय चट्टान में रंध्र या फिर छिद्र नहीं होते हैं, जैसे कि परतदार चट्टानों में होते हैं। अगला है कि ये चट्टानें ज्वालामुखी क्षेत्रों की सतहों पर मिलती हैं। जैसे कि परतदार चट्टान इसको नहीं कहा था, और सादी चट्टान को परतदार चट्टान कहते हैं। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है? रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है वो नदी कौन सी है? वो नदी आपका हो जाता है आमूर नदी। आमूर नदी ऑप्शन ए होगा सही आंसर, आमूर नदी। ठीक है। अगला प्रश्न नेक्स्ट वन है कि म्यांमार और दक्षिणी चीन से वियतनाम तक अपनी पूर्व ज्ञात श्रेणियों से लुप्त होने वाली एक स्वैटटेल तितली को भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया? स्वैटटेल तितली को हाल ही में भारत के किस राज्य में देखा गया है? तो ये देखने को मिला है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। तो इसलिए सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, अच्छा आप कमेंट करके बताइए कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, जो कि सभी राज्यों में सबसे कम है। तो आप बताइए नीचे कमेंट करके अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है, और किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, और किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, क्योंकि ये आपका रिविजन पर्पज से इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित आंदोलन और संगठन तथा उनके नेता के संबंध में कौन सा मिलान सही है, चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा मिलान सही किया गया वो देखना है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी जो लीग है वो महात्मा गांधी, ये सही है। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सदानंद सरस्वती, बिल्कुल सही है। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामा स्वामी नायकर, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों पॉइंट सही होने के कारण ऑप्शन हम डी पे जा सकते हैं। 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग भारत के 8 प्रमुख उद्योगों का हिस्सा नहीं है? तो भारत के 8 प्रमुख उद्योगों के हिस्सा नहीं है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम देख लेते हैं दवाई तो आता ही नहीं है। तो हमारा वैसे भी ऑप्शन आपका डी कट जाएगा, तो डी यहाँ पे गलत है। ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वो भारत के 8 प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, जो कि हमेशा आपको याद रखने हैं। भारत के 8 प्रमुख उद्योग के अंतर्गत कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात और बिजली उत्पादन, ये इसके अंतर्गत आते हैं 8, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रमुख 8 उद्योग हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है? बनिहाल दर्रा बताइए कि किस क्षेत्र में स्थित है? जवाहर जो सुरंग है वो इसी बनिहाल दर्रे में स्थित था। तो पीर पंजाल बिल्कुल सही होगा, पीर पंजाल। राइट आंसर ऑप्शन डी, पीर पंजाल। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए, और नीचे दिए गए कोड का सही हमें चूज करना है। देखिए सबसे पहले अगर हम हंटर आयोग की बात करते हैं तो हंटर आयोग हम जानते हैं कि ये आपका 1881-82 के संबंध में था,
उसके बाद अगर हम सैंडलर आयोग की बात करें तो सैंडलर आयोग आपका हो जाता है 1917 के साथ, सैंडलर आयोग 1917। और साथ ही साथ ऑप्शन सी में देखेंगे वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच 1854 में, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है सार्जेंट योजना सार्जेंट आयोग का संबंध 1944-45 था, 1944-45, हम यहाँ पे 45 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हमें क्रम से सजाना हो तो सबसे पहले देखेंगे जो कि वुड डिस्पैच आएगा, सी से स्टार्ट होगा, तो सी से हमारा 2 ऑप्शन से स्टार्ट हो रही है दोनों। सी के बाद अगर 1954 है तो उसके बाद हंटर आयोग 1882 जो कि ए आएगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप कौन सा है? उड़ीसा में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक प्रचलित रूप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा के अंतर्गत 10 कथिया, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। कजरी जो होता है वो यूपी के अंतर्गत फेमस है, पोवाड़ा जो होता है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत फेमस है, और सोहर जो वो यूपी बिहार के अंतर्गत फेमस है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल 1888 में अध्यक्ष बने थे? तो जॉर्ज यूल 1888 में, 85 में जो कि गठन हुआ था, 86, 87, 88 यानी चौथा अधिवेशन की बात करते, चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया था, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, तो इलाहाबाद बिल्कुल सही आंसर होगा, इलाहाबाद। और अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करते तो 1887 का जो चेन्नई अधिवेशन था उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा बदरुद्दीन तैयबजी जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट वन है कि यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक अमोनिया और किसके बीच अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है? अमोनिया और किसके बीच के अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 8 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ए करेक्ट होगा। अब देखिए अगर इसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड लग जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूखा बर्फ के रूप में जानते हैं। ठीक है, ड्राई आइस के रूप में जानते हैं। क्वेश्चंस कई बार ये पूछा गया, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि यूरिया अब द्रव अमोनिया और द्रव कार्बन डाइऑक्साइड से व्यवहारिक रूप से तैयार किया जाता है। यूरिया का रासायनिक जो नाम होता है वो कार्बामाइड होता है, कार्बामाइड होता है, ये याद रखना है। और यहाँ पे देखिए यूरिया का फार्मूला भी कई बार पूछा जाता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो NH2CO NH2 ये आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में तीई पर्वत मिलेगा? तीई पर्वत आपको देखने को मिलेगा किस राज्य में? तो तीई पर्वत का संबंध हो जाता है नागालैंड, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड ऑप्शन डी होगा, तीई पर्वत नागालैंड के अंतर्गत देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ भी कहते हैं? किस नदी को व्यथ के नाम से भी जानते हैं? वो नदी कौन सी जिसको व्यथ के नाम से जाना जाता है? तो ये है झेलम, सिंधु की एक सहायक नदी झेलम जिसी को व्यथ कहा जाता है। झारखंड में कृषि की आदम जो रूप है जिसको हम लोग कह सकते हैं स्थानांतरित कृषि या फिर रूपांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं, तो झारखंड में इसे किस नाम से जाना जाता है? ज़्यादातर हम जानते हैं कि उत्तर भारत में, भारत के उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा झूमिंग कृषि होती है। झूमिंग कृषि के अंतर्गत क्या होता है आपको पता है ना कि सबसे पहले खेतों को जलाया जाता है, उसको साफ करके फिर उसमें जो भी फसल होते हैं उगाया जाता है। तो ये आदिम रूप को हम लोग झारखंड में कुरुआ के नाम से जानते हैं, कुरुआ ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। और यहाँ पे देखिए जो खील है वो खील कहाँ पर होता है? तो भारत के अंतर्गत खील हिमालय क्षेत्र में इसको कहा जाता है, जबकि कुमारी का संबंध याद रखिएगा, कुमारी पश्चिमी घाट में कहा जाता है। कुमारी यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी घाट में कृषि के आदिम रूप या फिर स्थानांतरित कृषि के रूप को किस नाम से जानते हैं? कुमारी के नाम से जानते हैं। और दहिया आपको पता है हाल ही में पेपर में पूछा भी गया था, MP बिल्कुल याद रखना है, दहिया या फिर वेबर होता है MP के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बताइए कि भाजा गुफाएं जो वो किस राज्य में स्थित है? क्या बनेगा राइट आंसर? भाजा गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र के पुणे के अंतर्गत स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे के अंतर्गत, और ये बौद्ध धर्म के हीनयान से संबंधित है, बौद्ध धर्म के हीनयान से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? किसके अंतर्गत में? तो ध्यान रखिएगा, परमाणु ऊर्जा और संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य के संदर्भ में आपको देखना है कौन सा मिलान सही किया गया। तो देखिए कुंडनकुलम जो है वो तमिलनाडु के अंतर्गत है, बिल्कुल सही है। तारापुर ये गलत हो गया, महाराष्ट्र के अंतर्गत। कैगा कर्नाटक के अंतर्गत, ये भी गलत। काकरापारा गुजरात के अंतर्गत, ये सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ सही है, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का घटक नहीं है? कौन सा वायुमंडल का घटक नहीं है?
किसे टिक करेंगे, वायुमंडल का घटक नहीं है, तो तापमान यहाँ पे वायुमंडल घटक अंतर्गत नहीं आएगा। गैस से साथ ही साथ जलवाष्प और धूलकण ये सभी वायुमंडल के घटक के रूप में देखा जाता है, लेकिन तापमान नहीं, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि गंगानगर जो अगेती है किसकी फसल है, यानी कि फसल है किसकी। गंगानगर अगेती जो है वो कपास की फसल है, कपास की फसल है, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे देखिए उत्तर भारत में उगाई जाने वाली कपास की जो किस्में हैं वो कहाँ कहाँ उगाई जाती है, जैसे कि गंगानगर अगेती राजस्थान के अंतर्गत, बीकानेरी नरमा ये भी याद रखिएगा क्या है, तो ये भी कपास के अंतर्गत राजस्थान, मारू विकास हाइब्रिड जो कि राजस्थान, धनलक्ष्मी हरियाणा के अंतर्गत, और रुपए 875 ये भी कपास का ही किस्म है, ये भी राजस्थान के अंतर्गत। तो ये कुछ मतलब अलग अलग क्षेत्रों में उगाए जाने वाली कपास की किस्म है। कपास के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होता है वो रेगुर मिट्टी या फिर काली मिट्टी होता है, इसको याद रखना है। ज़्यादातर महाराष्ट्र या फिर दक्कन के जो क्षेत्र हैं उसमें हम देखने को मिलता है। अगला प्रश्न कि निम्न में से किस मुगल शासक ने पुनः जजिया कर लगाया था, पुनः जजिया कर लगाया था। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें जजिया कर के संबंध में, तो सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया था मुगल सम्राट अकबर ने 1564 में, लेकिन ये इन्होंने समाप्त किया, साथ ही साथ 1575 में फिर से स्टार्ट किया और 1580 के करीब फिर से इसको बंद किया। तो ये तो अकबर के संबंध में ख़त्म हो गया, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इसको फिर से लागू कर दिया था जजिया कर को, ऑप्शन बी। और जजिया कर क्या होता है आप सभी को पता होगा। चलिए इसके संबंध में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है, ठीक है, धार्मिक कर है। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुसलमान जनता से वसूला जाता था, यानी मुस्लिम राज्य में रहने वाले जो गैर मुसलमान होते थे उनको वसूला जाता था धार्मिक कर, जिसको जजिया कर कहा जाता था, ठीक है। भारत में जजिया कर लगाने का जो प्रथम साक्ष्य मिलता है वो मोहम्मद बिन कासिम को मिलता है, यानी भारत में सबसे पहले जो जजिया कर लगाया था वो मोहम्मद बिन कासिम को मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था, आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अगर आपसे पूछे तो उसमें फिरोज शाह तुगलक था। यह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, यानी स्टार्टिंग में मोहम्मद बिन कासिम ने जब जजिया कर लगाया तो ब्राह्मणों को इससे मुक्त रखा, ब्राह्मणों को इससे अलग रखा। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया तो इस पर मतलब इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अब इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि इसके बाद लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने भी जजिया कर लगाया था। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल सम्राट जो कि अकबर था। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया, लेकिन 1575 में पुनः लगा दिया। इसके बाद 1579-80 में इसे पुनः समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगाया। तो यहाँ पे हमने वही क्वेश्चंस पूछा था कि किस शासक ने पुनः जजिया कर को स्टार्ट किया था, तो औरंगजेब था। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि शेरशाह के समय में जजिया को नगर कर की संज्ञा दी गई थी। शेरशाह के समय में जजिया को नगर कर की संज्ञा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि जोड़ा गलत सुमेलित है, जोड़ा गलत है। देखिए आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो जर्मनी के वीमर संविधान से तो लिया गया, बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची मैंने आपको ऊपर में ही बताया था कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ना कि यहाँ पे इटली से। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो गया और यही बताना था कि कौन सा गलत है, इसलिए बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया, यानी कि ब्रिटिश संविधान से बताइए कि कौन सा संविधान जो कि चीज़ें ली गई है, प्रावधान लिया गया। तो ब्रिटिश संविधान से अंतर्गत हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन संसदीय विशेषाधिकार, बिल्कुल सही होगा, संसदीय विशेषाधिकार, ऑप्शन सी को टेक करेंगे, राइट। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं का अवधारणा कहाँ से ली गई है। देखिए पंचवर्षीय योजना जो है वो लिया गया है रूस के संविधान से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, रूस के संविधान से। रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों को भी ग्रहण किया जो कि अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत रखा जाता है। 51 के क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 1976 में पूर्व सोवियत संघ से ये ग्रहण किया गया था, रूस से ग्रहण किया गया था मौलिक कर्तव्य। अगला है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो कभी कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी हैं, साथ ही उन्होंने द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविताओं की संग्रह किया। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी रचना हम सभी जानते हैं, सरोजनी नायडू जी की। और सरोजनी नायडू जी की अन्य रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है पहला तो द विलेज सॉन्ग याद रखना है, द विलेज सॉन्ग। दूसरा द बर्ड ऑफ टाइम, ये याद रखिए। तीसरा द ब्रोकन विंग्स, ये तीनों हमेशा रिपीट होते रहते हैं। और चौथा तो आपका द गोल्डन थ्रेशोल्ड हो ही गया, यानी फिर से रिपीट कर देते हैं, द गोल्डन थ्रेशोल्ड हो गया। सेकंड नंबर पे याद रखना है द विलेज सॉन्ग।
थर्ड नंबर पे हो गया द बर्ड ऑफ टाइम और चौथा नंबर पे आपको याद रखना है द ब्रोकन विंग्स। ये सभी इनकी रचनाएं हैं और बहुत ही फेमस रचनाएं, हमेशा रिपीट होता रहता है। इनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था, ये याद रखिएगा। और 1925 में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, तो 1925 में ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, जो कि कानपुर अधिवेशन से, ठीक है। जबकि 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट को बनाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन ये 1925 में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट होने की निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध के बारे में बताता है, जिसके बाद अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षक बन गए थे। देखिए, क्वेश्चंस बहुत ये इजी है, लेकिन इतना रिपीट हुआ है कि मैं ऐसा इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि सारे क्वेश्चंस आपको वही देखने को मिलते हैं जो कि आपको पता ना हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि रेयर केस में देखने को मिलता रहता है इधर उधर, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो इसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के संरक्षक बन गए थे, ये उल्लेख मिलता है 13वां शिलालेख में, 13वां मेजर शिलालेख में देखने को मिलेगा। भाखड़ा नांगल बांध के जलाशय का नाम क्या है? भाखड़ा नांगल जो बांध है, इसके जलाशय का नाम हम याद रखेंगे गोविंद सागर। गोविंद सागर ऑप्शन सी। भाखड़ा नांगल जो बांध है वो सतलज नदी पर बनाया गया, ये याद रखना। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के उल्लेख किए गए? गरीबी उन्मूलन कल की वीडियो में ही हमने बात किया। गरीबी उन्मूलन का जो जिक्र है, गरीबी उन्मूलन का जो नारा है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में है, और 5वीं पंचवर्षीय योजना अपने 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त की गई थी, यानी 1974 से 1979 तक, 1978 तक ही चला था, 1978 तक ही चला था। 79 में इसको ख़त्म करना था, लेकिन 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गया, क्योंकि आपको पता है कंडीशन क्या था, क्योंकि 78 से लेकर के 83 तक रोलिंग प्लान को चलाना था, लेकिन उसको भी 1980 में बंद कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने सदस्य देशों को भुगतान संतुलन संकट के दौरान मदद करता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम लोग IMF के नाम से जानते हैं, और इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। और इसके संदर्भ में आपको जितनी भी चीज़ें पता हो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें जुड़ने वाला अंतिम देश कौन सा है, वर्तमान देशों की संख्या इसमें कितनी है। नेक्स्ट वन है हार्मोन इंसुलिन जो है, इसका उत्पादन कहाँ पर होता है? इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पर होता है? इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय जिसको इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं, कि बीटा कोशिका से स्रावित होता है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो इसका कारण ये होता है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इसकी दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जो लोलक होता है, लोलक ये द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, लंबाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट वन, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण क्या है? अत्यधिक शीत ऋतु में यानी कि शीतकाल में पहाड़ों पर जो पाइपलाइन होती है, पानी की पाइपलाइन होती है, वो फट जाती है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण ये होता है कि जब पानी जमता है तो वो जब जमने के बाद पानी फैलता है, तो यहाँ पे देखिए पाइप में पानी जमने पर फैलता है, इस वजह से पाइप फट जाती है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किए होंगे। कम से कम तो 3 से 4 फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दिया करिए। तो कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की गई थी विक्टर हेस के द्वारा। विक्टर हेस के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हेस के द्वारा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इको मार्क जो होता है वो उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे देखिए इसके संदर्भ में कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है कि इको मार्क या फिर इको मार्क, देखिए एक ही में होता है या फिर अलग होता है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उन उत्पादों के लिए जारी किया जाता है जो प्रमाणन चिन्ह है, जो पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम जो है, पारिस्थितिकी तंत्र पर कम से कम प्रभाव के उद्देश्य से मानकों के एक सेट के अनुरूप होता है। और ये मार्किंग जो स्कीम स्टार्ट की गई थी वो 1991 में स्टार्ट की गई थी, 1991 में स्टार्ट की गई थी।
देखिए हमने यहाँ पे 50 MCQ कवर किया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका राइट आंसर ज़रूर आप कमेंट करिए। अगर वीडियो में कोई शिकायत हो तो आप लोग ज़रूर नीचे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधार कर सकें। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। जिनको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ ही नहीं सब कुछ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।